क्या पढ़ते हैं? जियोग्राफी। जियोग्राफी में हम किसकी जियोग्राफी पढ़ेंगे? अर्थ की। किसकी? अर्थ के बाद से हम कहाँ निकालेंगे? भारत की। तो अर्थ के बारे में तो हम लोग जान गए ना, फिर वो दोबारा डिस्कस करने में मतलब अगर हमारे हैबिटेट जोन में 2 ही ग्रह आते हैं, कौन कौन? एक पृथ्वी है और एक मंगल है। यानी कि अगर पृथ्वी पे से अगर मानो अगर किसी और ग्रह पे जा सकता है तो किस ग्रह पे जा सकता है? मंगल ग्रह पे। कहां से जा सकता है? मंगल ग्रह पे, क्योंकि ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जहां पे पानी तीनों अवस्था में पाया जाता है। कौन से अवस्था में? तीनों अवस्था में। तो हम यहाँ से निकालते हैं अर्थ को और अर्थ को बनाते हैं, एक ग्लोब पे ड्रा करते हैं। ग्लोब के बाद से हम पूरे मैप पे ड्रा करेंगे और देखेंगे कि तो देखिए ये पूरे अर्थ को हम किस पे लेकर आएंगे? ग्लोब पे। किस पे लेकर आएंगे? ग्लोब। तो ग्लोब ड्रा क्यों किया गया? क्योंकि ग्लोब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा था? कुछ काल्पनिक रेखा खींचनी पड़ी थी। क्या खींचनी पड़ी थी? और काल्पनिक रेखा क्या है? अक्षांश और देशांत। क्या है? तो ये देखिए ये पूरा ग्लोब है। क्या है? ग्लोब है। तो इसमें हम अक्षांश खींचे तो अक्षांश कितने अक्षांश? एक तो हो गई भूमध्य रेखा जो पूरे पृथ्वी के मध्य में, तो एक हो गई भूमध्य रेखा। और इसके बाद से एक हम खींचते हैं, पृथ्वी कितने अंश पे घूमी है? 23.5 अंश पे। किस पे घूमी है? 23.5 अंश पे। और एक है तो इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। तो काल्पनिक रेखा जो अक्षांश के रूप में खींचे तो कितने खींच सकते हैं हम? एक लाइन पे कितने एंगल का कोण बन सकता है? 180। तो अक्षांशों की संख्या कितनी होगी? 180। और देशांतर जो पूरे गोल में खींचना है तो कितने हो सकती हैं? 360। तो जब पृथ्वी इस देशांतर से लेके इस देशांतर तक आने के लिए कितने देशांतर घूमती है? 360। ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे थे? अर्थ पे ग्लोब क्यों बना रहे थे? ताकि हम दुनिया का समय, तिथि और दिशा पता कर सके। समय, तिथि और दिशा पता कर सके। तो हम क्या करना है? पहले समय पता करना है। क्या पता करना? समय। तो समय पता करने के लिए काल्पनिक रेखा हम खींचे अक्षांश। तो अक्षांश तो हो गया ना, अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई? 180। अब खींचना है देशांतर। क्या खींचना है? तो जीरो देशांतर कहां से खींचेंगे? इंग्लैंड से खींचेंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम वर्चस्व किसका था? इंग्लैंड का। तो जीएमटी कहां से गया है? इंग्लैंड की राजधानी लंदन से। कहां से गया है? लंदन से। ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम जोन। क्योंकि इंग्लैंड बोला कि पूरी दुनिया का समय कहां से डिसाइड होना चाहिए? उस टाइम पूरी दुनिया पे ग्लोबलाइजेशन में सबसे ज्यादा वर्चस्व किसका था? इंग्लैंड का। कॉमनवेल्थ गेम में जो 54 कंट्री खेलते हैं ना, वो वही 54 कंट्री खेलते हैं जो कभी ना कभी इंग्लैंड। सोचिए अमेरिका भी खेलता है, ऑस्ट्रेलिया भी खेलता है, भारत भी खेलता है, सब वो देश खेलते हैं जो कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम थे। तो कॉमनवेल्थ गेम कब होता है पता है? 2 ओलंपिक के बीच में होता है। 2 ओलंपिक के बीच में होता है। तो कब? अब 2000 कब होगा? 26 में होगा। कब होगा? 2000, क्योंकि 24 में ओलंपिक होगा और फिर 28 में होगा। तो 2 ओलंपिक के बीच में कौन सा ईयर बचा? 26। तो कॉमनवेल्थ गेम कब होगा? 2026 में। तो वो कॉमनवेल्थ में वही कंट्री खेलती है जो कभी ना कभी किसके गुलाम रही है? इंग्लैंड। तो वो बोला कि जीएमटी हमारे यहाँ से जाएगी। तो और वो बोला जब जीएमटी हमारे यहाँ से होकर जाएगा ना तो पूरी दुनिया का समय कहाँ से निर्धारित होगा? तो वो बोला जब 12 बजता है ना तो ये पूरी दुनिया मान ले कि सूर्य कहाँ खड़ा है? इंग्लैंड में। कहाँ खड़ा है? इंग्लैंड में। यानी कि अगर इसके पहले अगर आप हो तो आपके घड़ी में क्या दिखाता है? एएम। और आप इसके बाद हो तो आपके घड़ी में क्या दिखाई देता है? पीएम। ये तो रहा जीरो देशांतर हम खींच रहे हैं इंग्लैंड से। क्या खींचे है? तो देशांतरों की संख्या कितनी होगी पूरी पृथ्वी में? 360। अब ये लंदन से हम भारत का समय निकालते हैं। कहाँ का समय निकालते हैं? तो जब हम समय निकालने के लिए जीरो देशांतर देखें तो हमें ये पता करना पड़ेगा भारत का समय निकालने के लिए कि भारत की देशांतर कहाँ है। भारत की समय मानक इंडियन जो टाइम के लिए देशांतर है वो कहाँ पे है? ठीक है ना? तो हम पता करते हैं। तो हम 68 से लेके 97 के बीच में है। कहाँ पे है? 68.25 से लेके 97.7 तक। तो ये जोड़ने में कितना होता है? 165 और डिवाइड बाई 2। तो ये कहाँ पे जाता है? 82.5 देशांतर पे। कहाँ पे जाता है? 82.5 जो इलाहाबाद के
नैनी से होके जाती है। कहाँ से होके जाती है? इलाहाबाद के नैनी से। तो जब इलाहाबाद के नैनी से होके जाती है, यही भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। क्या है? तो अब ये देखते हैं ये किस पे है? 82.5 देशांतर पे। किस पे है? तो ये देखते हैं कि 0 देशांतर से 82.5 देशांतर कितने घंटे का अंतर है। तो हम देखें पृथ्वी कितनी देशांतर है टोटल? पृथ्वी 24 घंटे में 360 देशांतर पूरा घूमती है ना। तो 1 घंटे में कितना घूमती है? 15 देशांतर। कितना घूमती है? 15 देशांतर। यानी कि 82.5 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या घंटा आता है? 5.5 घंटा। यानी कि जो भारत है वो इंग्लैंड से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा। कितना? तो आप लोग क्वेश्चन लगाइए, आप लोग क्वेश्चन लगाइए। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश का टाइम निकालिए। किसका? बांग्लादेश का। बांग्लादेश 90 देशांतर पे है। 90 देशांतर पे। बांग्लादेश अगर 90 देशांतर पे, कितना पे है? 90 देशांतर पे। तो इंग्लैंड से क्या घंटा आगे है? बांग्लादेश का निकालना है तो भारत से हम देखेंगे। नहीं तो मैं उसका IST ही उसका टाइम ही देशांतर बता रहा, बांग्लादेश का नहीं बता रहा। जैसे हम भारत का कैसे निकाले, क्योंकि हमें पता है कि 82.5 पे, तो ये मैं बांग्लादेश का वही बता रहा हूँ जहां पे उसका टाइम है 6 घंटा। कितने का अंतर है? 6 घंटे का। और पाकिस्तान का पता है कितने? पाकिस्तान का है 75 पे। कितना है? 75 पे। तो कितने घंटा आगे है? इंग्लैंड से 5 घंटा आगे। और बांग्लादेश इंग्लैंड से क्या घंटा आगे है? 6 घंटा। यानी कि बांग्लादेश भारत से आधा घंटा आगे है और पाकिस्तान भारत से आधा घंटा पीछे। ठीक। हाँ, जोड़ के बता रहा हूँ ना। अब दूसरे देश का हम क्यों याद करेंगे? अच्छा, तो हम वही बता रहे थे जहां से होके जाती है, हम जोड़ने की बात नहीं कर रहे थे। हम भारत का जोड़ेंगे। अगर हम किसी और देश का है तो वो एग्जाम में देगा आपको, यही क्वेश्चन फंसाता है। क्योंकि वो क्या करेगा? कहेगा कि अमेरिका 90 देशांतर पे। कितना है? 90 देशांतर पे। पश्चिम में। कहाँ पे? पश्चिम में। ये तो पूर्व है ना, ये पश्चिम में। तो आप ये बताओ कि इंग्लैंड से कितना घंटा? 6 घंटा पीछे चलेगा। 6 घंटा पीछे चलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो इंग्लैंड से निकल गया ना। भारत से कितना घंटा? अगर भारत से पूछे तब 11.5 घंटा पीछे। कितना है? हाँ, तो 11.5 घंटा पीछे है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे यहाँ जब दिन होता है तो अमेरिका में रात होता है, जब वहां रात होता है तो हमारे यहाँ, क्योंकि वो कितने घंटे का अंतर है। यानी कि इस ग्लोब पे हम काल्पनिक रेखा इसीलिए खींच रहे थे अक्षांश और देशांतर के रूप में, क्योंकि इस ग्लोब का हम क्या पता कर ले? समय पता कर ले। क्या पता कर ले? अब हमें पता चला तिथि और दिशा। दिशा पता करना और तिथि पता करना। तो हम पता करते हैं दिशा कैसे पता करते हैं? दिशा कैसे पता करते हैं ग्लोब का? आप देखिए एक चुंबक है ना, चुंबक है, उसको नचा के छोड़ने पे वो किधर रुकता है? उत्तर और दक्षिण क्यों रुकता है? चुंबक होता है उत्तर और दक्षिण में ना, चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। आप लोग अपने हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से सोचिए ना। कभी हिंदू माइथोलॉजी में कहा जाता है कि उत्तर और दक्षिण सर करके मत सोइए। क्यों नहीं सोना चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा लगता है, जिसे हाई बीपी, हाँ हाई बीपी होने लगती है, ब्लड सर की तरफ चढ़ने लगेगा। किधर चढ़ने लगेगा? यानी कि दो दिशा तो पहले से फिक्स थी। कौन कौन? नॉर्थ और साउथ। अब इधर से सूर्य निकला तो इसको ईस्ट, और इधर जाके छिपा तो इसको वेस्ट। तो दिशा तो पता चल गया ना। अब देखिएगा, यही बात होता है ना कि आज के साइंटिफिक रीजन से हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन जो माइथोलॉजी में चीजें इसी ने बना दी जाती है। क्योंकि अगर आप जीते जी अगर आदमी कोई नॉर्थ और साउथ सो रहा है तो उसका बीपी या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। तो उस टाइम लोगों को क्या किया जाता था ना, धर्म से जोड़ दिए कि ऐसा मरने के बाद किया जाता है। नहीं कहते हैं लोग कि मरने के बाद, ताकि जीते जी कोई सोए। इसीलिए हमेशा घर वाले कहते हैं कि कैसा सो? पूरब से पश्चिम सो। ठीक, हाँ, अरे अब सब कुछ जोड़ देंगे लोग। तो अब दिशा भी निकल गई। अब तिथि,
अब ये सोचिए, आप लोग खुद सोचिए कि किसी भी देश का मतलब अगर पूरे विश्व का तिथि निकालना तो तिथि रेखा के प्रति हमारा क्या सोच होनी चाहिए कि तिथि रेखा कहाँ से होके गुजरनी चाहिए? इंग्लैंड से क्यों गुजरेगी? इंग्लैंड अगर गुजर सकती थी तो वो गुजार लेता, लेकिन तिथि रेखा के साथ एक दिक्कत है कि अगर आप तिथि रेखा इंग्लैंड से गुजारोगे, इंग्लैंड के बीचों बीच से, तो आधा इंग्लैंड में तिथि कुछ और होगी और आधा इंग्लैंड में तिथि, तो उस देश को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, मैनेज नहीं कर पाओगे ना। अभी भारत, वहां पे सरकार कहेगी 4 तारीख को छुट्टी है, तो आधा देश छुट्टी मनाएगा और आधा देश नहीं मनाएगा, तो ये दिक्कत हो जाए। तो तिथि रेखा के साथ थी कि तिथि रेखा वहां से खींची जाती है जहां से कोई लैंड मास ना होके जाए। क्या ना होके जाए? भूमि ना होना चाहिए। इसीलिए आप लोग जब देखिएगा ग्लोब में तिथि रेखा खींची गई है तो टेढ़ी मेढ़ी खींची गई है। कैसी खींची गई है? टेढ़ी मेढ़ी। क्यों? क्योंकि जब ऐसे खींचा जा रहा था तो यहाँ पे कोई द्वीप आया तो घुमा लिया जाता था, फिर कोई द्वीप आया तो घुमा लिया जाता था, फिर कोई द्वीप आया तो घुमा लिया गया, फिर कोई द्वीप आया, यानी कि जिक जैक फॉर्म में खींचा गया था। कैसा खींचा गया था? जिक जैक। तो ये क्वेश्चन अगर पूछे कभी कि तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों खींची गई है, इसीलिए ताकि वो किसी द्वीप से होके ना जाए। अब देखते हैं भारत का, क्या देखते हैं? अब यहीं से निकालेंगे। तब देखिए भारत कहाँ है? भारत से कर्क रेखा बीचों बीच से होके गई है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा बीचों बीच से गई है, यानी कि इधर से आएंगे 68.25 से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे 97.7 तक, और यहाँ 37, और यहाँ 8.4 से लेके अंड बंडिंग पावर पे 6.4 तक है। ठीक है ना? यही बात हम यहाँ निकालेंगे। क्या करेंगे? यही बात भारत का निकालेंगे। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भारत विश्व के ग्लोब में भारत कहाँ पे है? अगर ये क्वेश्चन पूछे कि विश्व के ग्लोब में भारत कौन से अक्षांश में है, तो मतलब अक्षांश नहीं बोले, किस गोलार्ध में है। क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि भारत विश्व के नक्शा में किस गोलार्ध में है। अब ये तो सामने पड़ा है, अब इतनी भी चीजें हम नहीं सोच पाएंगे भारत के बारे में। ये क्या है? ये बीचों बीच में है। ये क्या है? तो ये ऊपर नॉर्थ हुआ ना, और नीचे क्या हुआ? साउथ हुआ। ये ईस्ट हुआ, और ये क्या हुआ? तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में पड़ा ना। कहाँ पड़ा? नॉर्थ ईस्ट में। भारत कहाँ है? नॉर्थ, यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पे है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत है। कहाँ पे है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब उसी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध से हम भारत को निकालेंगे और भारत के बारे में सारी चीजें जानेंगे। क्या करेंगे? सारी चीजें। हाँ, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के पास पड़ने की वजह से अब ये हम समस्या समझ गए ना ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोब से ही ग्लोबलाइजेशन वर्ड आया है, क्योंकि ग्लोब पे हम पूरी मैप ड्रा कर दिए। तो जब हम पूरी मैप घूमने लगे तो हमने कहा दुनिया ग्लोबलाइज हो गई है। क्या हो गई है? हाँ, तो उसमें अलग कहाँ है? वही है ना कि पूरी दुनिया के लिए हम अपनी इकोनॉमी खोल रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब दुनिया की कोई भी कंट्री की कंपनी हमारे देश में अब आ सकती है। इसके पहले मना था। क्या था? तो वही तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब वही है कि वो पूरे ग्लोब के जितने भी देश हैं हमारे देश में आके निवेश कर सकते हैं। वो पहले, हाँ, पाकिस्तान जाता तो पैसा नहीं मिलता। क्या नहीं मिल पाता है? कोई गया जैसे मिलने के लिए किसी तो बोल रहा है कि हम पैसा मांगने नहीं आए, अभी मत सोचिएगा। अच्छा, अरे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, FDI और FFI होता है। वो जब इकोनॉमी हम लोग पढ़ेंगे ना तब उसमें देखेंगे, जब हमारे देश में निवेश आता है ना तो वो होता है। कल पढ़ा रहा था मैं, अब तो उसी टाइम पढ़ लेना चाहिए ना। तो 8.4 से, कहाँ से है? 8.4, और नीचे क्या है? 6.4 से। तो ये भारत का इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट है।
और इसी को पिग्मीनियन पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका नाम बदलेंगे। हाँ, पिग्मीनियन पॉइंट, क्योंकि इंदिरा पॉइंट अब डूब गया। क्या हो गया? नहीं, इसका नहीं, वो जो छोटे छोटे द्वीप है ना अंडमान निकोबार का, उनको शहीद उनके नाम पे, चंद्रशेखर आजाद के नाम पे भारत का मतलब ये साउथ का ये दक्षिणी अंतिम वो है छोर है इंदिरा कॉल। हाँ, यहाँ पे क्या है? सरक्रीक है, क्या है? और यहाँ पे क्या है? किबुथु है। क्या है? किबुथु। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम क्या पढ़े थे? 68.2.5, और यहाँ पे क्या था? 97.7, और यहाँ 8.4 से लेके 37.6 तक। तो ये हम इसी को जोड़ के हम समय मानक कहाँ से लेकर आए थे? 82.5 देशांतर, जो 5 राज्य से होकर जाते। कितने राज्यों से? 5 राज्य से। और बीचों बीच गई है कर्क रेखा। क्या गई है? कर्क रेखा, जो कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से। अब देखिएगा, अगर हम भारत का अगर पूछे कि भारत की आकृति कैसी है, तो चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक अक्षांशीय विस्तार जो भारत का है लगभग 30 है। कितना है? और देशांतरी विस्तार भी भारत का लगभग कितना है? 30 है। लेकिन किलोमीटर देखिए, यहाँ 3214 किलोमीटर है, और यहाँ 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2900। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है ना कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार लगभग क्या है? बराबर है, लेकिन किलोमीटर में अंतर क्यों? अंतर क्यों? देखिए, नॉर्थ से लेके साउथ तक है 3214 किलोमीटर। कितना है? और ईस्ट से वेस्ट तक 2933 किलोमीटर। तो जब भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग 30-30 है। कितना है? 30-30 है। तो किलोमीटर में अंतर क्यों? क्योंकि ना अक्षांश जो होता है वो गोला मापा जाता है मतलब 130 होता है, क्योंकि 180 होता है। इसके वजह से नहीं। देखिए, दो अक्षांशों के बीच दूरी हमेशा बराबर होती है। दो अक्षांशों के बीच हमेशा दूरी बराबर होगी, क्योंकि वो पैरेलल खींची जाती है। कैसे खींची जाती है? इसीलिए दो अक्षांशों के बीच में अगर दूरी पूछे, दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा 111 किलोमीटर होती है। कितना होती है? 111 किलोमीटर। लेकिन जो दो देशांतर के बीच की दूरी होती है ना, वो भूमध्य रेखा से ऊपर जाने पे घटने लगती है। क्या होने लगती है? और नीचे जाने पे भी क्या होने लगते हैं? घटने लगती है। यानी कि देशांतरों के बीच की दूरी बराबर नहीं होती, तो वो एवरेज ली जाती है। क्या ली जाती है? तो 1.1 ये इतना किलोमीटर होती है। कितना होती है? अब देखिए, तो भारत क्या है? भूमध्य रेखा के ऊपर है। कहाँ है? भूमध्य रेखा के। तो भूमध्य रेखा के ऊपर जाएंगे तो दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी ना। इसीलिए किलोमीटर में यहाँ पे क्या है? बराबर नहीं है, क्योंकि दो देशांतर एक पोल पे जाके मिल रहे हैं ना, तो उनके बीच की दूरी डिस्टेंस क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। वो ग्लोब में देखिए, दो देशांतरों के बीच भूमध्य रेखा पे दूरी ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहा है उसकी दूरी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है ना। इसीलिए भारत की अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बराबर होने के बावजूद किलोमीटर में क्या है? अंतर है। क्या है? अंतर है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। ये तो हो गया ना, ये तो समझ में आ गया ना कि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार ये एग्जैक्ट पूछता है आपके पुलिस जैसे एग्जाम में, वनडे एग्जाम में एग्जैक्ट पूछता है कि भारत का उत्तरी और दक्षिणी विस्तार क्या किलोमीटर का अंतर है, और पूर्वी और पश्चिमी कितना है। अब आपको तो भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि आपको अंतर समझ में आ गया, साइंटिफिक मतलब समझ में आ गया, क्योंकि वो अंतर क्यों है। आप ये नहीं रटे ना कि अंतर है, आपने रटा क्यों है, तो वो नहीं भूलेगा। दूसरी चीज क्या है कि अब देखते हैं ना, ये तो हो गया। अब अक्षांशीय देशांतरी विस्तार सब कुछ भारत का हम क्या कर लिए? जान गए। क्या कर लिए? अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। श्रीलंका का मैप भारत के मैप के साथ श्रीलंका का मैप क्यों बनाया जाता है? किसी भी कोई भी द्वीप होता है, चाहे कोई राज्य होता है, अगर पानी के अंदर हो, समुद्र हो, उसके पास वाला जो देश होता है वो अपने साथ उसको लेकर चलता है। क्यों खींचा जाता है? भारत का मैप जब भी देखिएगा तो आप लोग पढ़ने जाते हैं ना, तो जिस टीचर के पास पढ़ने जाते हैं तो आप लोग फैक्ट पूछने मत जाइए, आप वही पूछे ना कि वजह बता दो ना, क्योंकि हम वजह के लिए तो परेशान है। क्योंकि वजह हमें पता रहेगा तो हम कल तक किसी और देश का पूछा जाएगा तो हम बता देंगे।
तो वजह हम यही तो गलती करते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में। टीचर चुनने से पहले हम वो नहीं सोचते हैं कि जो टीचर हमें पढ़ा रहा है कि हमें सिर्फ रटा रहा है, वो बना के दिखा देगा, अगर पूछ दिए तो उसका साफ सूंघ जाता है। एक्चुअली में क्या था ना, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दुनिया के सारे देश आजाद हो गए, आजाद हो गए ना, तो स्थल मार्ग पे सबकी रेखा फिक्स हो गई। क्या हो गई? फिक्स हो गई। लेकिन समुद्र मार्ग की रेखा भी फिक्स नहीं थी। तो समुद्र मार्ग में अब भारत के पास आके चाइना कह गए मेरा यहाँ तक समुद्र पड़ता, भारत यहाँ पहुंच गया, साउथ चाइना सी में कह गए यहाँ तक मेरा सीमा पड़ती। तो ये क्या होगा? वायलेशन होगा ना। एक फिर कहीं दोबारा थर्ड वर्ल्ड ना हो जाए, तृतीय विश्व युद्ध ना हो जाए इसके वजह से। तो 1982 में कहाँ पे? 1982 में अंक्लोस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ एंड सी संगठन आया। यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन हुआ 1982 में। कब हुआ? 1982 में, जिसमें ये कहा गया कि दुनिया के सारे देशों का स्थल मार्ग, तो क्योंकि दुनिया के सारे देश अब आजाद हो गए, लेकिन समुद्री मार्ग सबका फिक्स, समुद्र पे किस देश का कितना अधिकार होगा ये फिक्स नहीं था। इसके लिए अंक्लोस आया और ये कहा गया कि किसी भी देश का समुद्री सीमा में 200 नॉटिकल मील तक, कितने नॉटिकल मील तक? 200 नॉटिकल मील तक उसका क्या होगा? अधिकार होगा। तो जब भारत सरकार यहाँ से अपना 200 नॉटिकल मील नापती है तो श्रीलंका क्या होता है? इसीलिए जब भी मैप बनाती है भारत सरकार तो श्रीलंका को जरूर ड्रा करती है, क्योंकि हमारे समुद्री सीमा के अंदर कौन है? श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। जितना तो किसी देश का आधा नक्शा क्यों बनाएंगे? हाँ, 12 नॉटिकल मील ऐसे है, स्थल से 12 नॉटिकल मील, फिर 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील। तो इसी को EEZ बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या बोलते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहाँ तक हम व्यापार, मतलब हमें यहाँ तक के संसाधनों पे हमारा अधिकार होता है, यानी कि हमारे मछुआरे 200 नॉटिकल मील तक जाके मछली मार सकते हैं। उसके आगे जाएंगे सरकरिक में ना वो तो अभी ये होता है 1 नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1 नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? जैसे 1 मील हम लोग पढ़े हैं ना, 1 मील होता है 1.6 किलोमीटर, 1 नॉटिकल मील होता है 1.8 किलोमीटर। और नॉटिकल मील होता है समुद्रों की दूरी। किसकी दूरी निकाला जाता है? समुद्र। तो ये भारत का मैप हम लोग क्या हुए अब बनाते हैं अंदर भारत का, देखते हैं स्थलीय सीमा, समुद्री सीमा और इसके पड़ोसी देश, पड़ोसी, ये सब समझ में आ गया ना। तो ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो 2004 के सुनामी में डूब गया। कब डूब गया था? 2004 के सुनामी में डूब गया। अब हाँ, इंदिरा पॉइंट 2004 के सुनामी में डूब गया। इसीलिए अगर पूछे कि भारत का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया? 2005 में, क्योंकि 2004 में डूब गया तो भारत के पास कोई नेशनल डिजास्टर के लिए भारत में कोई एक्ट नहीं था। तो भारत सरकार 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लेकर आया, जिसके तहत NDRF लेकर आया, नेशनल डिजास्टर एक फोर्स नहीं आती है, हाँ, 2006 में उसका गठन हुआ। अब देखिए वो दोनों तीनों चीजें एक दूसरे से लिंक थी ना। सुनामी कब आई? 4 में। जब आई तो ये खूब तबाही मनाई, खूब तबाही मचा दी। तो भारत के पास से कोई ऐसा मैनेजमेंट के लिए कोई एक्ट नहीं था। तो भारत सरकार ने 2005 में, कब? 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लेकर आया। क्या लेकर आया? जिसके तहत हमने एक फोर्स बनाई, NDRF। क्या बनाया? NDRF, रिस्पांस फोर्स। हाँ, जो डिजास्टर के समय रिस्पांस करेगी। क्या करेगी? हाँ, तो अब ये नहीं दिख रहा है, ये 2005 में, ये 2004 में घटना हुई, 2005 में आया और 2006 में ये फोर्स बनी NDRF। वैसे अगर कोई पूछे कि इंडियन, अभी जब हम लोग पड़ोसी देश पढ़ेंगे तब हम उसमें जानेंगे कि अगर पूछे ITBP का गठन कब हुआ होगा? सबसे पहले ITBP कैसे होगा?
आप खुद अनुमान लगाओ ना। हम चाहे ITBP का मतलब क्या होता है, इंडियन तिब्बतीय बॉर्डर पुलिस फोर्स। हाँ, और वो कहाँ रहती है, चाइना के सीमा पे। कहाँ रहती है? तो पहले होता तो 1962, जब तिब्बत पे हमला किया था नहीं, जब पहले होता तो 1962 का युद्ध क्यों होता, तब वही लड़ लेता ना। पहले नहीं था, जब 1962 में चाइना का युद्ध हो गया तब 1963 में उसका क्या हुआ, गठन हुआ। ठीक है ना। तो ITBP जिस सबसे पहले कौन सी सेना बनी? जो अंग्रेज बना के गए थे पूरा, वही चल रहा था। SSB, जो पाकिस्तान और इथी के सीमा पे हम लोग देखते थे, वो देखिए ध्यान से। ये क्या बोलते हैं, NDRF समझ में आ गया ना। अब वो समझ में आना दूसरा मैं बताता हूँ। हम लोग पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 1986 के एक्ट पढ़ते हैं ना। कब का पढ़ते हैं? वो क्यों 1986 में आई थी, कोई पता है? क्योंकि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और उस टाइम भारत के पास कोई एक्ट नहीं था। तो जब मरे थे तो ये हुआ कि भारत के पास कोई एक्ट ही नहीं, तो भारत डील कैसे करेगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये पूछा जाता है। हाँ, उसमें क्या होता ना, अरे वो कार्बाइड नाम की एक वो थी ना, एजेंसी थी अमेरिका, थी कंपनी थी अमेरिका की। इस पे कोई मूवी आई है, आप लोग देख लीजिएगा जाके। तो अभी क्या हुआ, हम देखेंगे भारत का पड़ोसी देश। तो सर उसका रिस्पांस कौन लिया होगा? अब जब अमेरिका कंपनी है और जो लीक कर गया, यही बात तो हो, यही बात अगर अभी मैं इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाता तो मैं आप लोगों को बताता कि इसी की वजह से हम अमेरिका की वजह से न्यूक्लियर डील फाइनलाइज नहीं हो पा रही है। 2008 से ही आपस में नेगोशिएशन हो रहा है कि भारत न्यूक्लियर समझौता अमेरिका से किया है, लेकिन भारत सरकार कहता है कि ठीक है न्यूक्लियर डील हम तुमसे कर ले रहे हैं अमेरिका से, लेकिन अगर कहीं न्यूक्लियर डिजास्टर, क्योंकि 2013 के फुकुशिमा जापान में न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ तो जापान का ही था, तो जापान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, लेकिन हम समझौता कर रहे हैं अमेरिका से। किससे कर रहे हैं? और अमेरिका की कंपनी हमारे यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी बना रही है। अगर वो कहीं लीक हुआ, चाहे कोई डिजास्टर हुआ, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगी? तो अमेरिका कहता है कि नहीं तुम लो तो हम लगाएंगे, तो भारत कहता है नहीं, जब तक तुम नहीं लोगे तब तक हमारे यहाँ लगेगा। तब तक अभी तक वो समझौता ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ। अभी भी जब दोनों देश के रिलेशनशिप होता है ना तो बातें होती है, लेकिन वही बात है कि जिम्मेदारी कौन लेगा, जिम्मेदारी। तो वही मैं बोला ना कि जब दो देशों के बीच में निगोशिएशन होता है ना तो इन्हीं सब टर्म कंडीशन पे होता है। ये थोड़ा ना होता कि हम गए एक दिन गए या 2 दिन गए, इंटरनेशनल रिलेशन वहीं से चल। इसमें मतलब मैं सुना था कि एक्सपेक्टेड था कि फट जाएगा, ठीक है, लेकिन लापरवाही की वजह से। तो वही बात है ना, तो उस टाइम तक भारत में कोई इसको मतलब उठा के आंतरिक देश में ले छोड़ देते हैं। तो ये भारत का पहला पड़ोसी देश कौन रहा? पाकिस्तान। कौन है? पाकिस्तान। उसके बाद से चाइना। इधर कौन है? म्यांमार। इधर कौन है? ये कौन है? और ये कौन है? नेपाल। और ये कौन है? श्रीलंका। और ये रहा अफगानिस्तान। हम लोगों का छूट जा रहा अफगानिस्तान, ठीक है ना। अब देखेंगे कि हमारे पड़ोसी देशों के बीच में क्या क्या सीमा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा है? ये मैं पढ़ाया था ना हिस्ट्री में। रेड क्लिफ लाइन। कौन था? रेड क्लिफ लाइन 15 अगस्त 1947 को बनके तैयार हो गई थी, लेकिन अंग्रेज सरकार उसको लागू कब की? 12 अगस्त को बनके तैयार हो गई थी, लेकिन इंग्लैंड सरकार सोची कि अगर 12 अगस्त को हम लागू करेंगे, अगर दंगा फसाद होता है तो जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? तो वो लागू करते हैं 15 अगस्त के बाद। कब लागू करते हैं? 15 अगस्त के बाद। ये है इंग्लैंड सरकार। तो वो अध्यक्ष कौन थे? रेड क्लिफ साहब। कौन थे? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ, ये भी क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था ना। तो यहाँ पे भी भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है? रेड क्लिफ लाइन ही है। क्या है? क्योंकि ये पूर्वी पाकिस्तान ही था ना। वो तो बाद में 1971 में बांग्लादेश बना। 1971 में कब बना? अलग कंट्री है। बंगाल हमारा हिस्सा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? डूरेंड। कब खींची गई? 1896 में। 96 में। कब खींची गई थी? 1896 में।
और ये क्या है? डूरंड लाइन है। क्या है? डूरंड लाइन। और भारत और चीन के बीच में कौन सा? मैकमोहन। ये कब खींची गई थी? 1914 में। कब खींची गई थी? और यही श्रीलंका मानने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों? वो कहता है जो मैकमोहन लाइन है ना, वो मैं नहीं मानूंगा। तो भारत सरकार पूछती है, मतलब भारत सरकार तो कहेगी भाई आखिर क्यों नहीं मानोगे, बाकी सब तुम मानते हो और ये मैकमोहन लाइन नहीं मानते हो। तो कहा कि एक कब खींची गई है? 1914 में। और 1914 में भारत में शासन किसका था? अंग्रेज का। तो अंग्रेज हमसे वर्चस्ववादी थे। क्या थे? तो हमारे ऊपर थोप दी गई है। हमारे ऊपर, हमने माना नहीं है, हमारे ऊपर क्या किया गया है? थोपा गया है। और अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा और जम्मू कश्मीर का हिस्सा कहाँ था? हमारे यहाँ चाइना का था ना, जब भी निगोशिएशन। तो वो कहता मैकमोहन लाइन तब खींची गई है जब भारत एक देश नहीं था। भारत पे किसका राज्य था? इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड हमसे मजबूत थी, तो उन्होंने जबरदस्ती क्या कर दिया? भारत और म्यांमार के बीच में कौन सी लाइन है? ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी तो सबको पता रहता है, म्यांमार के बीच में कौन सी लाइन? एक्चुअली मैं बताता हूँ, ज्यादा टाइम लग जाएगा। म्यांमार में जनजाति रहती है, और भारत के आपको भी पता है कि नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में उस एरिया और क्या रहते हैं? जनजाति ही रहते हैं। तो अब जनजातियों को कौन बताए कि यहाँ के बाद से भारत खत्म होता है, यहाँ से बात क्या शुरू होगा? म्यांमार शुरू होता है। वो 6 इंच छोटा करने पे विश्वास करते हैं सब। मतलब अगर हम बात, एक तो हमारी भाषा नहीं समझते हैं और बात हमारी मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो भारत सरकार कही म्यांमार सरकार से कि देखो इनका रिश्तेदारी इधर से उधर रहेगा, क्योंकि रेखा बाद में खींची जाती है, लोग तो पहले से बसे रहते हैं ना। तो ये लोग इधर भी रिश्तेदारी निभाए आएंगे और इधर भी निभाने आएंगे। हम लोग इन्हें समझा, तो आप क्या करो, 8 बीघा का कॉरिडोर आप छोड़ दो और 8 बीघा का कॉरिडोर हम छोड़ देते हैं। बीच में 16 बीघा का कॉरिडोर है। क्या है? 16 बीघा का कॉरिडोर बनाया गया। क्या बनाया गया? ताकि आप अपनी रिश्तेदारी। अब इस समस्या को देखिए, सरकार आज भी फेस करती है। 73वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन भारत में लागू हुए, पंचायती राज्य और नगर पालिका। लेकिन यहाँ पंचायती राज व्यवस्था कौन जाके कहे कि तुमको चुनाव लड़ना है, तुम्हें अपना नेता एक प्रधान चुनना है और वो तुम्हारा विकास करेगा? वो कहेगा, ये सब बतिया समझाने कौन जाएगा? तो इसीलिए वहां नहीं लगा, तो वहां पे पैसा लागू किया गया। क्या लागू किया गया? आप ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि आप लोग सोचो कि वहाँ डिफिकल्टी है, इसीलिए सरकार को ट्रैक पे हटके काम करना पड़ता है। किस पे हटके काम करना पड़ता है? पैसा मतलब पंचायती एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, मतलब जो शेड्यूल एरिया है वहां पे क्या कर दो, पंचायत को एक्सटेंशन कर दो, क्योंकि वहां पे ग्राम पंचायत लागू, वो लोग चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, तो उनको समझाने कौन जाएगा? यही तो बात था, इन्वॉल्व नहीं होना चाहते ना वो। वही बात। अरे जब वो मेन इंडिया से नहीं जोड़ेंगे तो मतलब कहां से रखेंगे? तो ये 1996 में आई थी। कब आई थी? 1996 में। 1996 में आई थी पैसा। तो अब ये आ गया ना, ये भी समझ में आ गया, ये भी और ये भी पैसा। पैसा बोला जाता है अभी नहीं। ये मैं बोला ना कि ये 16 बीघा का उधर बॉर्डर है, लेकिन वो मैं बोला कि समस्या क्या है कि अगर यहाँ पे क्यों 16 बीघा कॉरिडोर छोड़ा गया, क्योंकि वो जनजाति थे, हम उन्हें समझा। तो उसी तरह पंचायत भी लागू करना था ना, तो उन्हें हम समझा नहीं पा रहे थे। हम बोले भैया एक बात करो, हम तुम्हारे लिए नया एक्ट लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? पैसा। क्योंकि अरे 16 बीघा कॉरिडोर, वही तो बोले हैं। हाँ 16 बीघा का एक कॉरिडोर है, 8 बीघा भारत सरकार छोड़ी है और 8 बीघा, क्योंकि वो अपनी रिश्तेदारी निभाते रहे ना, कौन मनाने जाएगा? इसीलिए वहां पे अटैक होता है और वहां पे बॉर्डर सिक्योर नहीं हो पाता है, क्योंकि म्यांमार से कोई घुस के आके इंडिया में झगड़ा करके म्यांमार भाग जाते हैं, और म्यांमार से झगड़ा करके इंडिया भाग आते हैं। हाँ, तो गाँव वाली व्यवस्था है भाई। तो जहाँ पे अभी शिक्षा ही नहीं बढ़ पाई है, तो हम टेक्नोलॉजी, आप यहाँ बैठ के दिल्ली में बैठ के करते हैं लोग, लेकिन उनकी अलग भाषा, अलग पहचान। आप जैसे क्या हुआ, कोरोना जब हुआ था ना, तो
यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप के कुछ लोगों को मतलब वहां पे खान पीन कैसे चलता है? वही पहले मतलब जैसे पहले मानव जीवन जैसे रहता था ना, कमाते उमाते कहाँ है, वही जंगली जीवन आज भी रहता है ना। हाँ, जंगली जीवन, शिकारी जीवन आज भी वो फॉलो करते हैं। तो ये रहा भारत का, भारत और भारत का पड़ोसी देश, और भारत और बंगाल श्रीलंका के बीच में क्या बात है, मन्नार की खाड़ी है। क्या बोलते हैं जिसको पाक स्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाक स्टेट। मन्नार की खाड़ी में पाक स्टेट है, जिसकी वजह से भारत और श्रीलंका के बीच में वो है। अब देखते हैं भारत की स्टेट, देखते हैं जो बॉर्डर एरिया से सटे हुए हैं। क्या सटे हुए हैं, बॉर्डर एरिया से सटे हुए हैं। तो श्रीलंका का मुद्दा समझ में आया, चाइना का मुद्दा समझ में आया, म्यांमार का समझ में आया। हाँ वो बात तो है, तो बात तो भाई अपने देखिए हर देश वही चाहेगा, अपना इंटरेस्ट सॉल्व होना चाहिए। अगर वो कहने से उसको अरुणाचल प्रदेश मिल जाएगा तो वो क्यों नहीं कहेगा। अब भारत तो भाई वही याद दिलाएगा। अब भारत भी उस टाइम का वो भारत नहीं था ना जब समझौता किया, तो वो पता हो, लेकिन भारत तो वही कहेगा कि उतना एरिया हमारा जा रहा था, हम क्यों नहीं माने। दोनों अपना अपना इंटरेस्ट सॉल्व करते हैं, वो इंटरनेशनल मुद्दा है, वो अलग बात है। दो देशों में लड़ाई होता है, दिक्कत किस बात की, मतलब कौन सा रहता है, कौन सा, हमारे भारत और चीन लड़ाई हो गया, इनका भी कोई केस दर्ज होता होगा ना। हाँ होता तो नहीं है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर का उल्लंघन करोगे तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हैंग में है ना, उसी में जाता है ना दो। हाँ लेकिन कोई इंडिया भी है ना, अरे वहाँ दल वीर भंडारी वही है ना भारत का, वहाँ के जो चीफ है मुख्य न्यायाधीश वही है। नहीं, जो मुख्य न्यायाधीश वो भारत के ही, वो तो होते रहते हैं, न्यायाधीश तो 9 लोग हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश है वो भारतीय है। कौन है, भारतीय। एक ही कंट्री होता है, वो इंग्लैंड को हरा के गए थे, वो एंटोनियो गुटेरेस, वो तो वही है ना, उनके चेयरमैन है। तो ये हुआ भारत। अब भारत के देखेंगे धीरे धीरे म्यांमार के साथ सटे हुए राज्य, म्यांमार के साथ कितने राज्य का सीमा लगती है भारत के, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि वो उधर का नाम याद नहीं रहता है। क्या 6 देश नहीं मानता है, किसको मैं बोला 6 स्टेट, अभी मैं क्या बोल दिया। म्यांमार से नाम था म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, और क्या मैं बोल दिया, 4 राज्यों से सीमा लगती है ना, 4 राज्यों से। अरे मैं बोला पंचायती राज, त्रिपुरा कैसे लगेगा, वो बांग्लादेश का लगता है, किसका लगता है। तो ये नाम याद कर लीजिए, अरुणाचल प्रदेश ऊपर से आता है, उसके बाद से नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर आप लोग खा लिए, मणिपुर और मिजोरम। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इधर 7 सिस्टर है। क्या कितने सिस्टर हैं, 7 सिस्टर और एक ब्रदर। कौन है, एक ब्रदर कौन है, बंगाल है। वाह, भारत के स्टेट की बात हो रही है, 7 सिस्टर और एक भाई। वेस्ट बंगाल कैसे होगा, 7 सिस्टर नहीं आता, 7 सिस्टर में वेस्ट बंगाल कैसे आएगा। साथ ही राज्य एक मेघालय, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं, सिक्किम है। 7 सिस्टर सिक्किम का है, 1 ब्रदर, 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता, 7 सिस्टर और 1 ब्रदर जो चिकन नेक कॉरिडोर से, चिकन नेक से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं, चिकन नेक, इसी को चिकन नेक बोलते हैं। इसीलिए भूटान के साथ हमेशा डोकलाम में डिस्प्यूट होता रहता है कि चाइना सोचता है कि अगर भूटान के यहाँ तक आ जाएंगे डोकलाम तक तो कभी नहीं, जब भारत से कोई झगड़ा होगा तो हम चिकन नेक को ही ब्लॉक कर देंगे और पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इसीलिए डोकलाम डिस्प्यूट हुआ था ना। देखिए मुर्गे की तरह नहीं दिख रहा है वो, मुर्गे की तरह, इसीलिए तो वो चिकन वही आते हैं मेरे बाबा ये सब ध्यान रहा, मेरे दिमाग में चल रहा था। अच्छा, इस रास्ते में ध्यान रहा। तो चिकन नेक है, क्या है वो, चिकन नेक है।
ठीक है। तो और भारत के बारे में और वहाँ से एरिया कितना होगा कुछ चिकन देखा एरिया तो पर्सनली तो नहीं पता है मुझे, लेकिन अभी तो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जोड़ के उससे उतना बड़ा तो होगा ही। 50-60 किलो होगा। अरे कौन ये? हाँ ये ना, ये किलोमीटर में है, लगभग 18 किलोमीटर का है कि 15 किलोमीटर। हाँ से वो सारे राज्य मतलब जुड़े हुए हैं। उतने से का रास्ता है कम से सारे राज्य जुड़े हुए हैं ना, कम। छूट जाएंगे तो सातों छूट जाएंगे। बांग्लादेश तो पिछड़ा हो गया। अब बांग्लादेश अपना इशारा देता हम लोग को बहुत समझ नहीं देता। तो यहाँ पे देखिए अब, और इसमें भारत में क्या भारत के पड़ोसी देश हो गए, और भारत की पड़ोसी देश के साथ सीमा हो गया। अब भारत का देखते हैं, भारत का अपना इंटरनल पार्ट देखते हैं, ठीक है ना। एक एक स्टेट के बारे में क्या देखते हैं, एक एक यूपी के बारे में पहुंचेंगे तब तो। बहुत दिल्ली बहुत दिल्ली, अभी दिल्ली बहुत दूर है। इस भारत के बारे में जानते हैं। डायरेक्ट भारत के बारे में 20 साल तुम्हारा पहले इतिहास पढ़ रहा है। इतिहास या जियोग्राफी ये भी नहीं। भारत और नेपाल के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में कौन कौन राज्य है की सीमा लगती है? यूपी की और बिहार की, उत्तराखंड की, बिहार की, सिक्किम की और बांग्लादेश की। किसकी किसकी? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की। तो कितने राज्य हो गए नेपाल के साथ? 5। महाराष्ट्र में मिलते हैं। अरे महाराज, पहली बात उत्तराखंड से, फिर यूपी से, उसके बाद से सिक्किम से, उसके बाद से बिहार से, उसके बाद से बंगाल से। कितने राज्य हो गए? 5। अब चाइना के साथ देखते हैं, किसके साथ? चीन के साथ देखते हैं। चीन के साथ कौन कौन लग रहा है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर नहीं हो सकता, यही बात तो गलती है ना। ये क्वेश्चन, अब जम्मू कश्मीर विवाद का मतलब क्या है? अब जम्मू कश्मीर राज्य ही नहीं रहा, अच्छा केंद्र शासित अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश को गिनती में गनेंगे। एक केंद्र शासित प्रदेश कहेंगे। हाँ, लेकिन जम्मू कश्मीर नहीं कहेंगे, लेह कहेंगे। ये क्वेश्चन अपने दिमाग में लगा लीजिएगा कि एग्जामिनर खेल सकता है। अगर वो पूछ दिया कितने राज्य लगते हैं, तो हमें उसको छोड़ना पड़ेगा। केंद्र शासित प्रदेश जोड़ के पूछेगा, तब हम, वो भी कई लड़के जम्मू कश्मीर मार के आएंगे, क्योंकि उसका बॉर्डर सिर्फ लेह से लगता है, सिर्फ लेह से लगता है। ये दिमाग में रहे कि जम्मू कश्मीर सिर्फ लेह से लगता है। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद से सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और वो जो लेह। अब देखिए, अब जम्मू कश्मीर का नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पहले ही दिया रहेगा, या तो जम्मू कश्मीर दिया रहेगा, तो राज्य बोलेगा तो सिर्फ आप 4 करेंगे, और केंद्र शासित प्रदेश बोलेगा तो 5। तो ये अपने दिमाग में ऐसा रहेगा कि सिर्फ लेह से लगती है, जम्मू कश्मीर से नहीं लगती है। अब दूसरा आया कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान से कितने लगते हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और वही जो लेह है। लेह कहाँ से लगता है? लेह नहीं होगा, हाँ वो पीओके है, लेकिन हम पीओके क्यों कहेंगे? हम तो लेह भी कहेंगे और जम्मू कश्मीर भी कहेंगे। मतलब हम तो भारत का हिस्सा मानेंगे ना पीओके को। क्या बोलेंगे? तो राज्य अगर पूछेगा तो राज्य कितने होगा? गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश कैसे होगा? पंजाब, हिमाचल प्रदेश तो इधर, हाँ तो गुजरात है, पंजाब है, राजस्थान है, और जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी, और लेह दूसरी यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना। हाँ, तो 2 यूनियन टेरिटरी। अब राज्य पूछेगा तो पहले की तरह आप लोग 4 मत मार दीजिएगा। अब राज्य कितने हो गए? 3, और यूनियन टेरिटरी 2। ये दिमाग में रहे, एग्जामिनर अगर खेलना होगा ना तो आपसे यहीं से खेल के चला जाएगा, और आप जब घर मिलाओगे ना आंसर किया आएगा, तब दांत लगेगा कि अरे तो ध्यान से देखिए, तो भारत में टोटल कितने राज्य हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश? भारत का मतलब नया राज्य, मतलब नया मैप कब बना, ये कौन बता सकता? नया मैप भारत का कब बन के तैयार होगा? 47 में नया मैप भारत का कब बना होगा?
अच्छा, किस डेट को बना होगा ये तो पता होना चाहिए ना। जम्मू कश्मीर और हुआ सबसे बीच डेट कब हो, डेट, एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, डेट कब का हुआ होगा, डेट। यही तो हमारे एजुकेशन की सबसे बड़ी कमी है ना, डेट तो पता होना चाहिए, सन पता हो या ना पता हो, क्योंकि डेट इसलिए पता होना चाहिए कि हम जब देश को यूनियन की बात करते हैं और देश को जोड़ने की बात करते हैं और किसी सीमा को परिवर्तन की बात करते हैं तो हम किसको तवज्जो देने की बात करेंगे, सरदार वल्लभ भाई, किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कब है, 31 अक्टूबर की ना। तो भारत का नया मैप कब जारी किया गया था, 31 अक्टूबर 2019 को। कब, 2019 को। तो अभी 31 अक्टूबर जो है वो क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या है, जयंती है। इसीलिए तो इन्हीं के जयंती पे हम क्या मनाते हैं, यूनिटी दिवस, एकता दिवस। क्या मनाते हैं, एकता दिवस। अब एकता दिवस इनके जन्म दिवस पे क्यों मनाते हैं, भारत का पूरा यूनाइट एकता की बेड़ियों में किसने बांधा, इसीलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क, लौह पुरुष, और भारत का बिस्मार्क कहलाते हैं। तो एकता के बेड़ियों में बांधने की वजह से ही इनका क्या बना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या बना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के थे, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, गुजरात में। अब इसकी हाइट आप लोग बता दीजिए। जब सब कुछ आप लोग लॉजिक से पढ़ते आ रहे थे तो आप लोग को ये भी लॉजिक पता होना चाहिए कि गुजरात में बना है, कहाँ बना है, तो उसकी हाइट भी पता होना चाहिए। गुजरात की विधानसभा कितनी है, 182। कितनी है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट भी 182। सब कुछ एक दूसरे से क्या था, सर इतना लंबा ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू बनी थी। हाँ, उसके दूना है, दूना पूरे वर्ल्ड में फेमस पूरे हाल ही बना है 2000 इसने बना, मोदी जी बनवाया नहीं है। हाँ यही बना ना, अभी इसी टाइम बना। हाँ नहीं, ये बहुत से बवाल हुआ था। इसमें जितना पैसा लगा था, मतलब लोग विरोध कर रहे थे कि उतना पैसा भारत की गरीबी पे खर्च होता, वो अलग बात है। देखिए यूपीएससी और बाकी एग्जाम में बताता हूँ अंतर क्या होता है। बाकी एग्जाम ये कहता है ना कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस मटेरियल से बना है, उसकी हाइट कितनी है और वो कहाँ बना है, लेकिन यूपीएससी का है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चंद्रयान गया आपके लिए किस स्पेस शटल से गया, क्या क्या उसके था, रोवर था कि लैंडर था कि क्या था, वो पूछेगा होना चाहिए या क्यों, क्योंकि इस देश में अगर 300-400 करोड़ रुपए आप खर्चा करके एक मूर्ति बना रहे हैं, उतने देश में हम कितनी गरीबी हटा सकते हैं। तो वो अलग डिबेट का मुद्दा हुआ, लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है आप वही पढ़ा करिए, ठीक है ना। आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है, आप बस जानने के लिए आप जान लिया करिए कि कभी कहीं बात हो। तो ये 28 राज्य, तो इसीलिए मैं बोला था ना कि जब नया मैप बनेगा तो उसी के हिसाब से बनेगा ना, उन्हीं के याद में 31 अक्टूबर को। इसीलिए एक भारत और श्रेष्ठ भारत जो स्कीम चलती है ना, इन्हीं के बर्थडे पे स्टार्ट हुई थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब देखिएगा इधर का, अब हम समुद्री सीमा देखेंगे। क्या देखेंगे, भारत की समुद्री सीमा से लगने वाले राज्य कितने हैं, यहाँ मैं लिख दिया 9 लिखे। कितना लिखा हूँ, 9 लिखा हूँ। इसीलिए तो कहाँ से स्टार्ट करिए, ऊपर से स्टार्ट करिए आप लोग। गुजरात के बाद से महाराष्ट्र के बाद से गोवा के बाद से कर्नाटक के बाद से केरला के बाद से तमिलनाडु के बाद से आंध्र प्रदेश के बाद से उड़ीसा के बाद से वेस्ट बंगाल। कितने टोटल राज्य हैं, 9 राज्य। कितने राज्य हैं। अभी एक चीज सोचिए, इसमें सबसे ज्यादा समुद्री सीमा किसकी है, गुजरात की है। किसकी है, और दूसरा पे आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश, हाँ, तीसरा पे तमिलनाडु है। तमिलनाडु, 2 याद कर लीजिए कम से कम। कितना? 2। अब क्षेत्रफल के हिसाब से राज्यों को देख लीजिए, किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। पहला पे कौन है? राजस्थान है, राजस्थान है। कौन है? राजस्थान, दूसरा पे कौन है? मध्य प्रदेश, कौन है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तीसरा पे कौन है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है। चौथा पे कौन है? उत्तर प्रदेश है। और पांचवा पे आंध्र प्रदेश है। पहले आंध्र प्रदेश सॉरी, पहले आंध्र प्रदेश चौथा पे हुआ करता था और उत्तर प्रदेश 5वां पे हुआ करता था। लेकिन जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया तो उसका कुछ हिस्सा कम हो गया। जी, भारत का मतलब सॉरी, क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल भारत का विश्व का क्षेत्रफल, विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 7वें नंबर पे है। कितने पे है? 7वें नंबर पर, जो पूरे विश्व का 2.42% क्षेत्रफल है। लेकिन जनसंख्या 17.5% है। कितना है? 17.5%। और पानी कितना है? 4%। खाली तो भारत का मतलब कितने क्षेत्रफल मतलब एरिया में है टोटल, मतलब भारत कितने एरिया में है? अच्छा, वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश कुछ अलग नहीं होता। पूरा भारत। ऐसे बोला जाता है। इसमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा 7.77 है। परसेंटेज में हाँ, परसेंटेज में। 5 हाँ लाख। हाँ, 56,631 तो ये ठीक है ना, ये भारत के बारे में ये हो गया। अब क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व में 8वां स्थान है। कितना है? 8वां। तो पहला पे कौन है? दूसरा पे अमेरिका, कनाडा, दूसरा पे कनाडा है। तीसरा पे चाइना है। चौथे पे अमेरिका है। 5वें पे ब्राजील है। 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया है। और 7वें पे भारत है। तो 7वें पे कौन है? भारत। तो हम लोग क्या पढ़े? रसिया। क्या पढ़े? रूस। रूस के बाद से कनाडा। कनाडा के बाद से चीन। चीन के बाद से अमेरिका। अमेरिका के बाद से ब्राजील। ब्राजील के बाद से ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद से इंडिया। और जनसंख्या के हिसाब से पहला पे भारत, दूसरा पे चीन, तीसरा पे अमेरिका। चीन था ना भारत। अब भारत हो गया। भारत कहाँ घूमे रहते हो? ठीक है ना? हम दो ऐसा हुआ। ये सिर्फ स्लोगन बन के रह गया। क्या बन के रह गया? स्लोगन। अब भारत के बारे में और कुछ। अब भारत के देखते हैं ना, ये जैसे हम समुद्री सीमा है, ये है बंगाल का खाड़ी। क्या है? बंगाल की। और ये क्या है? अरब सागर। क्या है? तो बंगाल की खाड़ी किधर है? पूरब में। और पश्चिम में क्या है? अरब सागर। तो ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे है भूमध्य रेखा। क्या है? अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा चक्रवात किधर आते हैं? बंगाल के खाड़ी में। क्यों? क्योंकि ना चक्रवात होता है ना, पूरब से अरब सागर से होकर उधर जाते हैं। अरब सागर से होकर उधर जाते हैं। मतलब इनके ये भी सबसे ज्यादा इधर खाड़ियां पड़ती हैं। अरे सबसे ज्यादा यहाँ पर नदियां गिरती हैं। किसके वजह से? नहीं, जो चक्रवात आने का वजह होता है वो, सबसे एरिया भी समुद्री एरिया भी है, क्योंकि ये खुला बंगाल का क्या है? खुला हुआ है, ओपन सी है। क्या है? दूसरा चीज क्या है? यहाँ पे तापमान ज्यादा है। तो जब तापमान ज्यादा होगा तभी तो कम वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। और ये क्या है? अरब सागर बंद है। क्या है? बंद है। और ये भूमध्य रेखा से ऊपर है, तो यहाँ पे तापमान भी क्या होता है? कम होता है। तापमान कम होता है। इसीलिए बंगाल के खाड़ी में ज्यादा चक्रवात आते हैं और अरब सागर में कम आते हैं। कम आते हैं लेकिन कम आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं? बंगाल की खाड़ी में। दूसरी चीज पता करिए, बंगाल के खाड़ी में आते हैं तो बंगाल की खाड़ी में आने के लिए प्राकृतिक उन्हें कुछ संरक्षण देने के लिए कुछ उपाय करेगी ना, तो क्या देती है? जंगल देती है, मैग्रो वन देती है। क्या देती है? तो अगर पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा मैग्रो वन कहाँ है? बंगाल के खाड़ी में। और सब मैग्रो वन एक ऐसा वन होता है जो मजबूती से तटों का रक्षा करता है, यानी कि चक्रवात आए तो डायरेक्ट स्थल से ना टकराए। वो
वो कहाँ से टकरा है? उस मैग्रोव पेड़ों से टकरा है ताकि स्थल पे ज्यादा क्षति ना पहुंचे। तो मैग्रोव बनता। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि स्थलीय मतलब समुद्री सीमा सबसे ज्यादा किसकी है? गुजरात की। लेकिन सबसे ज्यादा मैग्रोव वन कहाँ है? बंगाल की। बंगाल में। कहाँ पे है? बंगाल में। कहाँ पे है? बंगाल में। ठीक है ना? यही बात तो प्राकृतिक के बाद साथ आप लोग प्राकृतिक को मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिलेट करता हूँ। प्राकृतिक ये सोच ली कि जो रेगिस्तान का एरिया होता है वहां पे पानी नहीं होता है, पानी नहीं होता है, तो वहां के पौधे देखिए, वहां के पौधे कितना होशियार है, वो ऊपर नहीं बढ़ेगा, वो किधर बढ़ेगा? नीचे बढ़ेगा। तो पानी की तलाश में, तो उसके ऊपर की हाइट नहीं बढ़ेगी। दूसरी चीज, वो अपने पत्तियों को कांटों में कन्वर्ट कर लेगा। किस में कन्वर्ट कर लिया? कांटों में। अब उसमें सर्वाइव करने वाले ऊंट होते हैं। कौन होते हैं? ऊंट। तो उनको क्या किया? ऊंट को आप देखिएगा कि जो पैर होता है गद्दीदार होता है, पहली चीज। दूसरी चीज होती है ना, टांग बड़ी लंबी होती है। टांग लंबी क्यों? ताकि तापमान से उनका पेट ऊपर रहे, ताकि उस उनके शरीर से गर्मी ना हो, जिससे वो पानी से क्या करे? अपने यहाँ स्टोर किए रहे। क्या किए रहे? पानी उनके यहाँ से ज्यादा गर्मी नहीं होगा तो वो क्षति नहीं होगा। और दूसरी चीज, उनको उसी क्लाइमेट में रहने के लिए उनके गर्दन क्या है, और जो कांटे को क्या कर सकते हैं? सहन कर सकते हैं। ये प्राकृतिक है ना, ये नेचुरल फिनोमेना। अब जैसे भारत में आपको पता है कि मानसूनी वर्षा होती है। मानसूनी एक अरबी भाषा का शब्द है। मानसून से वर्षा होती है जो अरब से होके आती है। कहां से होके आती है? तो अरब वाले ने उस मानसून को, इसीलिए मानसून को अरबी भाषा का शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और सबसे ज्यादा सुनामी कहाँ आती है? जापान में। तो जो सुनामी कौन सा वर्ड है? जापानी वर्ड। तो आप लोग उस चीज को रिलेट करिए। अगर पूछे सुनामी तो जापानी शब्द का, और अरब से हमारे यहाँ मानसून आता है, तो मानसूनी शब्द कहाँ का? अब सोचिए, मानसून आने का मतलब कि कुछ समय भारत में बारिश होगा, बाकी समय बारिश नहीं होगा। इसीलिए भारत के पेड़ों को मार्च के बाद से पतझड़ का मौसम आता है ना, सारी पत्तियां गिरा देते हैं, ताकि नीचे का जो पेड़ के नीचे का नमी हो वो खत्म ना हो, खत्म ना हो। और पत्तियां ही नहीं रहेगा तो वाष्पन की क्रिया कहां से होगी? नीचे सब कुछ फिक्स करके दिए। अब देखिएगा, आप लोग जाइएगा कभी, आप लोग हिमालय एरिया, और उधर पेड़ शंकुकार होते हैं। कैसे होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि ताकि बर्फ गिरे तो सीधे कहाँ जाए, नहीं तो उसकी अगर ऐसे होता तो डाढ़ियां टूटती, पत्ते टूटते, सब कुछ टूटते। लेकिन वो अपने आप को किस शेप में बना लेते हैं? शंकुकार, ताकि ऊपर बर्फ गिरे तो सीधे डर के कहाँ पहुंच जाए? नीचे चला। तो ये सृष्टि ने जो चीज बनाई ना, वो उसी के हिसाब से बनाई। लेकिन मानव की सबसे बड़ी बुद्धता क्या है कि मानव ने उसको अपने हिसाब से बनाना शुरू किया, और यही मानव की सबसे बड़ी कमी है। आज मानव की सबसे बड़ी कमी यही है कि वो भगवान के लिए घर बना रहे। ये इस धरती के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम उस भगवान के लिए घर बना के दे रहे हैं जो पूरी सृष्टि का रचना कर सकता है, जो पूरी सृष्टि का रचनाकार है, उसके लिए हम घर बना के दे रहे हैं, उसके लिए हम खीर बना के दे रहे हैं, और उसको एक जगह पे जबरदस्ती क्या कर रहे हैं? बैठा रहे हैं। ये हमारे देश का क्या है? बहुत बड़ा दुर्भाग्य। ठीक है, अब क्लास कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं भी हाँ तब क्या करेंगे, बहुत ज्यादा थक गया। रीजनिंग तो मैं पानी पी लेता हूँ तो पढ़ा देता हूँ। ये वीडियो बंद कर दीजिए ना। अच्छा, ये उस दिन नहीं थे का?